अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए अगर आप उनको रोमानिया में इनवाइट करना चाहते हैं तो रोमानिया में इनवाइट करने से मतलब शॉर्ट टर्म इनविटेशन नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म इनविटेशन की बात हो रही है यहाँ पर कि वो आपके साथ परमानेंटली यहाँ पर रह सकेंगे और यहाँ का जो रेजिडेंस कार्ड है वो हासिल कर सकेंगे। तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, सबसे पहले वो आपके पास इनविटेशन लेटर होना चाहिए रोमानिया से। अगर आपको नहीं पता कि इनविटेशन लेटर को कैसे अप्लाई किया जाता है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि आप इनविटेशन लेटर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब जो फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा है उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। वीडियो के आखिर में मैं ये भी बता दूंगा कि आज जिन भी डॉक्यूमेंट्स का हम जिक्र करेंगे उनको हम किस तरह से अटैच करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ और किस तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करके सबमिट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उनमें आ जाता है आपका मैरिज सर्टिफिकेट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ को इनवाइट कर रहे हैं तो फिर आपको मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप अपने बच्चों या फिर पेरेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। और याद रहेगी चूँकि ये डॉक्यूमेंट्स आपकी अपनी कंट्री में इशू किए गए थे तो इसलिए इनका आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ जब आपने वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट करने हैं तो वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में होने चाहिए और लीगलाइज्ड फॉर्म में होने चाहिए। तो आप किसी भी ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे के पास जाएं, आप गूगल पर सर्च करें ट्रांसलेटर और उसके पास जाके आप ट्रांसलेट करवा लें अपने डॉक्यूमेंट को और वही इदारा जो है वो आपको लीगलाइज भी करवा देगा। तो नॉर्मली 100 से 200 ली तक के चार्जेस होते हैं, तो आसानी के साथ आपको ये डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेटेड और लीगलाइज फॉर्म में मिल जाएंगे। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो है नोटराइज्ड डिक्लेरेशन। देखिए, नोटराइज्ड डिक्लेरेशन की हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी कि बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि जब भी आप रोमानिया में या विद इन यूरोप आप किसी भी पर्सन को इनवाइट करते हैं तो अथॉरिटीज़ को ये यकीन दहानी कराना बहुत ज़रूरी होता है कि जिस पर्सन को आप इनवाइट कर रहे हैं वो आपके साथ ही रहेगा, वो आपके उसी एड्रेस पर रहेगा जहां पर आप रिहाइश पजीर हैं। और इसके अलावा एक और बात बताता चलूं कि रोमानिया में चूँकि सिर्फ एक शादी ही अलाउ है बायला, तो उस नोटराइज्ड डिक्लेरेशन में अगर तो आप अपनी वाइफ को इनवाइट कर रहे हैं तो आपने ये बात भी लिखनी होती है कि मेरी एक ही वाइफ है और इसके अलावा मेरी पूरी दुनिया में कहीं भी और कोई वाइफ नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इनवाइट करने के लिए वाइफ को। तो ये नोटराइज्ड डिक्लेरेशन आप किसी भी नोटरी पब्लिक इदारे में चले जाएं, आप गूगल मैप पर सर्च करें नोटार, तो आपको काफ़ी सारे आपके पास मिल जाएंगे ऑफिसेस। तो जहाँ पर भी आपको रेट मुनासिब लगे आप वहाँ पर जाकर ये डिक्लेरेशन बना सकते हैं। और नॉर्मली जब आप उन्हें बताएंगे कि मुझे ये डिक्लेरेशन जो है वो फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा के लिए चाहिए तो उन्हें खुद से ही पता चल जाएगा कि आप इसमें क्या लिखवाना चाहते हैं। अदरवाइज़ आपको जो है वो गूगल पर काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। फिर अगली चीज़ आ जाती है आपका रेंटल एग्रीमेंट। तो जो स्पॉन्सर है वो अपना जो रेंटल एग्रीमेंट है वो उसको भी अटैच करेगा इस एप्लीकेशन के साथ। और याद रहे कि जो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो आप का अपार्टमेंट मेंशन्ड है उसमें इतने रूम होने चाहिए कि जितने पर्सन्स को आप इनवाइट कर रहे हैं उनको वो अकोमोडेट कर सकें। अब मिसाल के तौर पे आप 4 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहते हैं, तो इस चीज़ की वजह से भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है कि आपके जो घर है या आपका जो अपार्टमेंट है जिसमें आप रहते हैं उसमें इनफ स्पेस नहीं है उन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। इसके साथ साथ जो स्पॉन्सर है उससे कुछ और चीज़ें भी रिक्वायर्ड होती हैं, जैसा कि मीन्स ऑफ सपोर्ट। तो उसके लिए जो स्पॉन्सर है वो अपनी लास्ट 3 मंथ्स की स्टेटमेंट जो है वो अटैच कर सकता है, या फिर जो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है आप उसको प्रूफ के तौर पे अटैच कर दें, या फिर आप अपनी कंपनी से जो सैलरी स्लिप है अपनी वो लेकर अटैच कर दें। तो इस तरह की चीज़ें आपने अटैच करके बेसिकली दिखाना है कि आपके पास इनफ जो है वो रिसोर्सेज हैं उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए जिनको आप यहाँ पर इनवाइट करना चाह रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का होना भी बहुत ज़रूरी है।
ये भी आप अपने एम्प्लॉयर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो 18 साल से कम एज के लोग हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इंश्योर्ड होते हैं, उनके लिए आपको किसी भी पीस ऑफ पेपर की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने बच्चों को इनवाइट करते हैं जो कि 18 साल से कम एज के हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इंश्योर्ड हैं रोमानिया के अंदर, किसी डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को इनवाइट कर रहे हैं तो फिर आपको जो है वो को इंश्योरेंस के पेपर लेना होंगे और वो आपकी कंपनी जो है वो आपको प्रोवाइड कर देगी। जो कंपनी है उसके पास आपकी इंश्योरेंस का रिकॉर्ड होता है और रोमानिया में बाय लॉ जो आपका पार्टनर होता है वो आपके साथ को इंश्योर्ड होता है, चाहे वो काम नहीं भी कर रहा रोमानिया के अंदर। तो ये डॉक्यूमेंट आपको अपने एम्प्लॉयर से मिल जाएगा। फिर आपने उस पर्सन के पासपोर्ट की कॉपी अटैच करनी है इस एप्लीकेशन के साथ जिसको आप इनवाइट करना चाह रहे हैं, और प्लस जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है वो भी आपने अटैच करनी है इस एप्लीकेशन के अंदर। उसके बाद फिर आपके पास फ़्लाइट टिकट्स होने चाहिए, और फ़्लाइट टिकट के साथ साथ एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब आप पाकिस्तान या इंडिया या इन कंट्रीज़ से आते हैं, बांग्लादेश वगैरह से, तो एक और एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास पोलियो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो नॉर्मली हम लोगों ने पोलियो के ड्रॉप्स तो लिए होते हैं बचपन से ही, लेकिन चूँकि हमें प्रूफ के तौर पे एक सर्टिफिकेट चाहिए तो आप अपने किसी भी करीबी हेल्थ सेंटर में जाकर दोबारा से वो कतरे पी लें और वो जो सर्टिफिकेट है वो आप ले लें वहाँ से, क्योंकि वो इस एप्लीकेशन में आपको अटैच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने evisa.mae.ro वेबसाइट पर चले जाना है और यहाँ पर आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपने इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी साइन अप डिटेल फिल कर लेनी है। जब आप यहाँ पर साइन अप कर लेंगे तो आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी जिसमें आपको एक फ़ाइल नंबर दे दिया जाएगा। और याद रहे कि जितने भी फैमिली मेम्बर्स को आप इनवाइट कर रहे हैं उतनी दफ़ा आपको साइन अप करना पड़ेगा ताकि आपको उतने ज़्यादा फ़ाइल नंबर्स अलोकेट कर दिए जाएं। तो अगर आपके 3 फैमिली मेम्बर हैं तो आप 3 दफ़ा साइन अप करेंगे तो 3 फाइल नंबर्स आपको मिलेंगे। पासवर्ड आपका सेम ही रहेगा। तो आपने 1 बाय 1 हर फाइल नंबर के साथ लॉगिन करना है और उस पर्सन की डिटेल को फिल करना है जिसको आप इनवाइट करना चाह रहे हैं। इस पेज पर आप अपनी नेशनैलिटी, अपने पासपोर्ट और अपनी एम्बेसी वगैरह के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट पेज पर आपने फैमिली रीयूनिफिकेशन की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और फिर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने लास्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इस पेज के ऊपर आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जिनके बारे में हमने इस वीडियो के शुरू में बात की थी। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देंगे। इस पेज पर आपने अपनी और अपनी फैमिली की डिटेल्स को मेंशन कर देना है। अब इस पेज पर आपने अपने पासपोर्ट की डिटेल्स को फिल करना है। अब चूंकि हम फैमिली रीयूनिफिकेशन के लिए वीज़ा रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो इसकी जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 90 डेज़ ही होती है। तो आप इस पेज पर 90 डेज़ मेंशन कर देंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आप अपनी जर्नी डिटेल्स शेयर करेंगे कि आपकी अराइवल डेट क्या होगी रोमानिया में और डिपार्चर डेट क्या होगी। हालांकि आप वापस नहीं जाना चाह रहे, लेकिन चूंकि इस वीज़ा की जो मुद्दत है वो 90 दिन की है तो इसलिए डिपार्चर डेट भी मेंशन करना ज़रूरी है। इन केस कि अगर आप रेजिडेंस कार्ड हासिल नहीं कर पाते तो फिर आपको 90 दिन के अंदर वापस जाना पड़ेगा, तो इसलिए ये डेट बताना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आप जो मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री है ये मेंशन करेंगे कि आप किस कंट्री में सबसे पहले एंटर होंगे यूरोप में, और आप अपना जो प्लान राउट है वो बताएंगे कि आप अगर कनेक्टिंग फ़्लाइट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उस कंट्री को भी मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप जो पर्सन आपको इनवाइट कर रहा है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट सेक्शन में आप मीन्स ऑफ सपोर्ट बताएंगे कि आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर जा रहे हैं, जैसा कि कैश है या क्रेडिट कार्ड्स हैं या फिर आपकी इंश्योरेंस है। अब इस पेज पर आपने अपनी फैमिली की डिटेल को मेंशन कर देना है।
लेकिन जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे उतनी दफ़ा आपको नई एप्लीकेशन फिल करके सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ पर दोबारा आप जो आपका कॉन्टैक्ट पर्सन है उसकी डिटेल को मेंशन करेंगे। इस पेज पर आप अपना एड्रेस वगैरह फिल कर देंगे। जब आप इस लास्ट पेज पर पहुँच जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी जो एप्लीकेशन फ़ाइल थी वो कंप्लीट हो गई है। अब आप इसको सेंड कर सकते हैं और सेंड करने के बाद आप इसको डाउनलोड भी कर लीजिए और इसका प्रिंट निकलवा लीजिए, क्योंकि वो जो प्रिंट है वो आपने अपने साथ एम्बेसी में लेकर जाना है और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए थे उन डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल फॉर्म में प्लस उनकी कॉपी को भी आपने एम्बेसी में लेकर जाना है। तो देखा आप लोगों ने कितना ज़्यादा आसान था ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना और वीज़ा एप्लीकेशन को सबमिट करना। वंस आप ये एप्लीकेशन सबमिट कर देते हैं तो उसके थोड़े दिन के बाद ही आपको ईमेल आ जाएगी जिसमें आपको अपॉइंटमेंट डेट दे दी जाएगी। तो उस अपॉइंटमेंट डेट में आपने अपने फैमिली मेम्बर्स को बोलना है कि उस डेट पर आप जो मुतलका एम्बेसी है वहाँ पर चले जाएँ और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए थे वो उनकी कॉपी और प्लस जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनके पास मौजूद हैं वो भी साथ लेकर जाएं। अब देखें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो स्पॉन्सर के थे, तो वो वाले डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं चाहिए क्योंकि वो तो स्पॉन्सर के पास है यहाँ पर रोमानिया में। मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या सैलरी रिपोर्ट है। तो इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स जो कि उस पर्सन से बिलोंग नहीं करते बल्कि स्पॉन्सर से बिलोंग करते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की सिर्फ कॉपी ही इनफ है। बाकी वो डॉक्यूमेंट्स जो कि इनवाइटेड पर्सन से बिलोंग करते हैं उनका जो ओरिजिनल प्लस कॉपी है वो उसके पास होना चाहिए। और वंस आप अपॉइंटमेंट अटेंड कर लेते हैं और वीज़ा फ़ी जो कि है $150 वो आप पे कर देते हैं। और ये जो वीज़ा फ़ी है ये पर कंट्री थोड़ी डिफरेंट भी हो सकती है। किसी कंट्री में $150 है, किसी में 180 यूरोज़ है, किसी में 120 यूरोज़ है। तो आप जो मुतलका एम्बेसी है आप उसकी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं कि आपकी कंट्री में क्या फ़ी है रोमानिया के फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा की। वंस आप अपनी अपॉइंटमेंट अटेंड कर लेते हैं और वीज़ा फ़ी पे कर देते हैं तो उसके बाद जो एम्बेसी वाले हैं वो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट अपने पास रख लेंगे और वंस थोड़े दिन के बाद उस वीज़ा का डिसीजन आ जाता है तो उसके बाद वो आपके पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टिकर जो है उसको पेस्ट करके आपको जो पासपोर्ट है वो रिटर्न कर देंगे। पासपोर्ट आप खुद भी एम्बेसी में जाकर लेकर आ सकते हैं या फिर आप अपॉइंटमेंट डे के ऊपर रिक्वेस्ट कर सकते हैं एम्बेसी वालों से और उन्हें अपना एड्रेस लिखवा सकते हैं। तो नॉर्मली वो कोरियर के चार्जेस आपसे ले लेते हैं इस केस में कि अगर आप जो पासपोर्ट है वो अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं तो वो भी बड़ा आसान सा तरीका है। आपका जो पासपोर्ट है वो वीज़ा लगने के बाद आपके घर ही आ जाएगा। जस्ट आपको कोरियर चार्जेस जो हैं वो उनको दे देने होंगे। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कितना जो है वो इजी प्रोसेस था फैमिली रीयूनिफिकेशन वीज़ा को प्रोसेस करने के लिए। इस वीडियो से आपको ये हेल्प ज़रूर मिलेगी कि आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर आप कर सकते हैं वो प्रिपेयर करके रखने चाहिए ताकि आपका जो सारा प्रोसेस है वो स्पीड अप हो सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।